आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशंस में इसका नाम आता है, जब एज ह्यूमन बींग्स इंसान ने अपने हज़ारों साल पुराने जो उससे बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो उससे छीन लिए गए थे, और जब वो राइट्स इंसान को वापस पाने में एक रेवोल्यूशन को करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोगों ने कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो कोशिशें उस लेवल पे कामयाब नहीं हुई थी कि उसे रेवोल्यूशन कहा जा सके। तो फ्रांस में जब फ्रांस के रहने वाले लोगों को ये लगा कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा ही कम कर दिए गए हैं और उनकी लाइफ बहुत टफ हो गई है, तो उन लोगों ने बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से एक पूरी रेवोल्यूशन को जन्म दिया। रेवोल्यूशन से हमारा मतलब है कि जब पूरा का पूरी कंट्री जो है वो एक साथ होकर, उसकी पॉपुलेशन एक साथ होकर जो अपना किंग या क्वीन है, जैसा कि फ्रांस में हुआ 1774 में, जो फ्रांस का जो रूलर था 20 इयर्स का बॉर्बन डायनेस्टी से, लुइस 16, जब उसको अपना थ्रोन मिला, यानी कि जो राजगद्दी मिली, तो उसने उसको जो ख़जाना मिला अपने देश को चलाने के लिए वो बिल्कुल खाली था। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा और रानी, ये दोनों उस समय के जो किंग एंड क्वीन थे, वो दोनों ही काफ़ी, आप कह सकते हैं कि रॉयल तरीके से अपनी लाइफ को लीड करते थे, जबकि उनके अपने देश के लोग जो थे वो बहुत बुरी कंडीशन में चल रहे थे। अब ऐसे में देश को चलाने के लिए ज़रूरी था कि देश के अंदर जो लोग हैं वो अपने हाथ में सरकार का जो कंट्रोल है उसको छीन कर उसकी जगह पर किसी ऐसे इंसान को बिठाएं जो कि उनके फेवर में काम कर सके। क्योंकि अब तक जो था सिस्टम वहाँ पर, वो सिस्टम, उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। उसमें 3 तरह के लेवल रखे गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें आपके नोबल, क्लर्जी और थर्ड एस्टेट के लोग आते थे। थर्ड पॉइंट जो था इसका, फर्स्ट एस्टेट में नोबल्स आते थे, सेकंड एस्टेट में क्लर्जी, और थर्ड एस्टेट में आपका जो था कॉमन मैन और कुछ प्रोफेशनल्स आया करते थे। तो बेसिकली कहा जाए तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट का डिवीज़न था, ये काफ़ी गलत तरीके से इसको अप्लाई किया गया था। जो थर्ड एस्टेट था, जिसके अंदर कुछ ज़्यादातर गरीब लोग या शॉपकीपर्स, बेकर्स या नॉर्मल बार्बर शॉप्स, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी आते थे इसमें जो कि पुअर नहीं थे, लेकिन उनकी जो लाइफ थी उसमें डिफ़िकल्टीज़ का लेवल काफ़ी हाई था, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करने पड़ते थे, और वो टैक्स जाते थे किसके पास? क्लर्जी और नोबल के पास जाते थे, आप कह सकते हैं। तो वो टैक्स जो था वो आम आदमी की लाइफ में मुश्किलें ऑलरेडी बहुत थी, और उस टैक्स को गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास ख़जाना बिल्कुल खाली था, तो सरकार ने उसको पूरा करने के लिए टैक्स ही एक तरीका था जिसको बढ़ाकर वो ख़जाना भरा जा सकता था। लेकिन उस ख़जाने को भरने के चक्कर में आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब ऐसी सिचुएशंस में पूरी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे, मोटिवेशनल लोग थे, जिन्होंने आम आदमी को, आम लोगों को जगाया और कहा कि अब आपको अपने राइट्स के लिए लड़ाई करनी चाहिए। गरीब आदमी को और एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन जो था गरीब आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला बन रहा था। तो इससे लड़ने के लिए गरीब आदमी के पास अब रेवोल्यूशन करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे हम नाम देते हैं, ये आप कह सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की एक पहली ऐसी रेवोल्यूशन रही है जिसमें काफ़ी बड़े स्केल पर, आप कह सकते हैं, लोगों ने मिलकर अपने देश की जो गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन किया। इसके अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे,
आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी काफ़ी कुछ आपको इसमें बताया गया है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इनके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेस है वो बेस क्या था। बेस बेसिकली उसका ये था, जैसे मैंने बताया कि 1774 में लुइस 16 जो बॉर्बन फैमिली का किंग था, उसने फ्रांस का उसको राजा बनाया गया। वो सिर्फ 20 साल का था और उसकी जो वाइफ थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनेट। अब जब वो राजा बना तो उसको खाली ख़जाना मिला और कई साल तक लड़ाइयाँ करने की वजह से फ्रांस का जो ख़जाना था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। और जो उनका पैलेस था किंग और क्वीन का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किंग और क्वीन जो थे बहुत ही ऐशो वाली ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, लेविश लाइफस्टाइल था उनका। तो फ्रांस को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्ट का सामना करना पड़ रहा था, जो कि बिलियन लीवरेज मतलब जो कि शुरुआत में 1 बिलियन लीवरेज से 2 बिलियन लीवरेज तक पहुंच गया था। ये उनकी करेंसी है लीवरेज। जिन लोगों ने स्टेट को पैसा दिया हुआ था, अब वो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा उन्हें करना पड़ रहा था, वो खर्चा लगातार उनके ऊपर और ज़्यादा हावी हो रहा था। तो ये चीज़ें सारी धीरे धीरे उनके ऊपर ऐड होती जा रही थी। तो लगातार प्रेशर बढ़ने की वजह से लोगों की लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना ख़र्चा करने के लिए, अपना जो कर्ज़ा था उसको उतारने के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो वापस करने के लिए पैसा चाहिए था, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास जो है गवर्नमेंट ये समझदारी कर सकती थी उस समय की कि जो अमीर लोग थे उनसे टैक्स बढ़ा सकती थी। लेकिन इसके बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गरीब आदमी था, आम आदमी था, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो एक टैक्स का नाम था चर्च, जो था चर्च उस समय का टैक्स जो लगाता था उसे टाइथिस कहा जाता है। और थर्ड एस्टेट के जो सारे लोग थे उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था टाइले, और बहुत सारे दूसरे तरह के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, जो नॉर्मल कंजम्पशन की चीज़ें थी रोज़मर्रा की, जैसे सॉल्ट या टबैको, नमक या फिर तंबाकू के ऊपर दूसरे और टैक्स लगाए जाते थे। अब ये फाइनेंशियल बर्डन जो था थर्ड एस्टेट को अकेले पूरा करना पड़ता था, और इस वजह से आम आदमी, जो गरीब आदमी था, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। और फ्रांस की पॉपुलेशन अब एक्चुअली में, पहले तो लोग बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब फ्रांस की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी, तो वो पॉपुलेशन बढ़ने का जो बर्डन था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था कि जो गरीब आदमी था उसको और ज़्यादा बर्डन, हाँ जी, तो ये बर्डन जो था आम आदमी के ऊपर, जैसे मैंने बताया, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फ्रांस की ये बर्डन अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब लोगों के लिए सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके पीछे कुछ बेसिक कारण थे, जैसे कि सबसे बड़ा कारण था उनकी पॉपुलेशन फ्रांस की। 1715 में 23 मिलियन से पॉपुलेशन उनकी बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में, सिर्फ 4 साल में। तो इससे क्या हुआ, जो खाने पीने की ज़रूरतें थी उनकी, उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, और उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ पा रहा था। नाउ अब सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा भी खाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको लाने के लिए। तो गरीब आदमी जो था वो और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी कमाई का सारा हिस्सा जो है टैक्स की फॉर्म में अमीरों के पास जा रहा था, जो ऑलरेडी बहुत पैसा था। तो अब जो मेहनत करके बेचारा इतनी मुश्किल से कमाता था पैसा, उस पैसे का कुछ हिस्सा, काफ़ी सारा हिस्सा टैक्स में चला जाता था, और जो बचा हुआ हिस्सा होता था वो महंगाई की वजह से उसका पेट नहीं भर पाता था। तो अब जब बीच में एक ड्रॉट भी आ गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो लोगों के लिए अपनी जो है ज़िंदगी काटना भी अब मुश्किल हो चुका था। तो ये वो टाइम था जब आप कह सकते हैं कि लोगों ने
लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो लोगों की लाइफ में आई, तो एक नई तरह की मिडिल क्लास उभर कर आई, जिसने कि प्रिविलेजेस को एंड किया। प्रिविलेजेस मतलब जो ऐशो आराम की ज़िंदगी अमीरों को मिली हुई थी। नाउ पास्ट में ऐसा होता था कि पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो कई रिवॉल्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि टैक्सेस बढ़ाने की वजह से या खाने की कमी की वजह से ऐसे कई रिवॉल्ट होते थे जिनमें पीजेंट्स और वर्कर्स पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन उनके पास ऐसे प्रोग्राम्स नहीं थे जो कि इस तरह के प्रोटेस्ट को लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ा पाते। नाउ अब ये जो चीज़ थी कि एक जो उनको न्याय दिलाने का, जो जस्टिस दिलाने का जो प्रोसेस था, वो अब थर्ड एस्टेट के पास था, जो कि कुछ ऐसा करे कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनको अवेक करे और उनके राइट्स उन्हें दिलवा सके। ना 18th सेंचुरी आते आते जो सोशल ग्रुप्स थे कई सारे, जिन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है, जिन्होंने अपना अच्छा खासा पैसा कमाया बाहर जाके ट्रेड करके और सामान ख़रीदा बेचा और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बेटर कर लिया। इसके अंदर लॉयर्स और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और ये मानते थे कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते हों। बजाय इसके एक इंसान की जो सोशल पोजीशन है वो उसके मेरिट पे डिपेंड होनी चाहिए कि वो कितना इंटेलिजेंट है या कितनी मेहनत करता है। और ये जो आइडियाज़ थे, इससे इक्वल लॉज की एक सोसाइटी और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और इसमें कई सारे ऐसे ऑथर्स थे उस समय के, जैसे जॉन लॉके, जीन जैक्स रूसो। ये दो ऑथर्स के नाम बहुत फेमस है इसमें, जिन्होंने इस आइडियाज़ को कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके साथ, जो लॉ है वो सबके साथ इक्वल होना चाहिए, वो रिच और पुअर का भेदभाव ना करे, फ़र्क ना करे, और सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो इन लोगों ने अपनी कई ऐसी राइटिंग्स में, अपनी जो किताबें लिखी उसमें उन्होंने अपने इस आइडिया को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और धीरे धीरे ये आइडिया पूरी सोसाइटी में फैलता चला गया। इनकी बुक्स के बारे में भी आपको बताया गया है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक बुक लिखी थी इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसी तरीके से उसने बताया इस बुक के अंदर कि कैसे गवर्नमेंट को 3 तरह के हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, जिसमें एक हो जुडिशरी, जो कि जज जैसे होते हैं या कोर्ट होते हैं जहाँ पर कानून चलाया जाता है। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, जो कि सारे कानून बनाएगा, जैसे पार्लियामेंट है हमारी। और उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जो उन पॉलिसीज़ को, जो बिल पास किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, कानून बनाए जाते हैं, उनको आगे एग्जीक्यूट करे। अब गवर्नमेंट का जो मॉडल था वो यूएसए में उसको ऑलरेडी अप्लाई किया जा चुका था, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक तरह से लोगों को मोटिवेशन मिल रही थी यूएसए से। फ्रांस की अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन, वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको, क्योंकि यूएसए पहली ऐसी कंट्री थी जिसमें डेमोक्रेटिक तरीके से सिस्टम को बनाया गया था। और ब्रिटेन के अंडर जब यूएसए था, तो उससे आज़ादी पाने के बाद यूएसए में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर ये 3 तरह के लेवल्स बनाए गए थे, जिसमें एक आपका लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी आता है। लेजिस्लेटिव में आता है हमारा जो हमारी पार्लियामेंट है, जो सारे लॉज बनाती है, बिल्स पास करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। और फिर एग्जीक्यूटिव आता है जिसमें आईएएस, आईपीएस या फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरे देश को चलाने वाले जो लोग हैं, जो उन पॉलिसीज़ को जिनको पार्लियामेंट में बनाया जाता है उनको आगे अप्लाई करते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं जो देश को आगे
तरक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी काम है, जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर आता है जुडिशरी, कि अगर कोई जो कानून बनाया गया है अगर उसको सही तरीके से मानता नहीं है, कुछ उसके अगेंस्ट कुछ करता है, तो उन लोगों को पेनलाइज यानी कि उनको सज़ा देने के लिए या फिर उनसे कानून को सही तरीके से फॉलो करवाने के लिए उनके साथ उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं या फिर पनिशमेंट्स दी जाती हैं, स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाती है। तो ये 3 तरह के लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब वापस आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ जब धीरे धीरे सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस और ऐसी नॉर्मल शॉप्स के अंदर फैल रहे थे बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता था, काफ़ी सारे लोग जो पढ़ लिख कर इस तरह की चीज़ें, जो पढ़ लिख सकते थे थोड़े बहुत लोग, वो काफ़ी सारे और दूसरे लोगों को पढ़ लिख कर ये चीज़ें सुनाते थे। क्या सुनाते थे कि उनके राइट्स क्या हैं न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, उनको अपने जो आइडियाज़ जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र होते थे जो शेयर करते थे वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गए। और वो इतने बड़े लेवल पे स्प्रेड हो गए कि एक टाइम सबको लगने लगा था कि अब किसी भी दिन जो फ्रांस का किंग है उसको उसके थ्रोन से यानी कि उसके गद्दी से उसकी हटा दिया जाएगा। अब ये धीरे धीरे खबर फैल गई कि द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, कि यहाँ पर लुई 16 ने गलती क्या की कि उसने और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने की प्लानिंग कर ली थी। अब इससे क्या हुआ, लोग ऑलरेडी वैसे ही बड़ा परेशान थे अपनी लाइफ में, तो जब लुई 16 के बारे में उन्होंने सुना कि लुई 16 ये टैक्सेस बढ़ाने वाला है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया। तो लोगों को लगा कि बस अब भाई बहुत हद हो गई है। तो धीरे धीरे ये चीज़ जब बढ़ती गई बहुत ज़्यादा, तो लुई 16 को भी ये बात समझ में आ गई थी कि अब ये अगर मैंने लोगों पे कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, तो धीरे धीरे मेरे हाथ से सत्ता चली जाएगी, शासन चला जाएगा। 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली को बुलाया, एस्टेट्स जनरल की। एस्टेट्स जनरल मतलब जो उसके अंडर जो लोग थे, जो उसके साथ काम करते थे, उसके मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं, और एक नया प्रपोज़ल पास किया नए टैक्सेस के लिए। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate। अब क्या हुआ, इसमें सेकेंड एस्टेट के लोग जो थे उन्हें पैलेस में बुलाया गया, जो किंग था उसने, और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे यानी कि गरीब लोग हो गए, आम आदमी हो गया, उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। और थर्ड एस्टेट में क्योंकि ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे वही उसको रिप्रेजेंट करते थे, सभी कहते थे कि वही लोग आगे बढ़ के उनकी बात को रखें, क्योंकि वही लोग ज़्यादा समझदार माने जाते थे। नाउ अब हुआ क्या कि थर्ड एस्टेट के लोगों को पैलेस में एंट्री ही नहीं दी गई। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो 40,000 के करीब लेटर्स उन्होंने लिखे, जो कि उनके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, वो अपने साथ लेकर आए थे। तो लुई 16 जो था वो ये चाहता था कि भैया एस्टेट जनरल जो है वही वोटिंग करे, और जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उनको वो वोटिंग का राइट जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। लेकिन जो फ़िलासफ़र्स ने फ्रांस के अंदर एक नई तरह की फ़िलासफ़ी को स्प्रेड कर दिया था, उस फ़िलासफ़ी की वजह से लोगों के अंदर से अब ये डर निकल गया था कि उन्हें राजा की कही हर बात को मान लेना चाहिए। तो इस समय जो वर्साइल्स का जो पैलेस था, ये भी याद रखनी है आपको बात, कि जो किंग था उसका जो पैलेस था वर्साइल्स, वहाँ पर कई सारे ऐसे चीज़ें थी जहाँ पर उनको अपने प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ा था। और जो ऑथर्स थे मिराबियू एंड एबिसाइज, इस तरह के ऑथर्स ने
ये बोला था कि फ़्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मोनार्क यानी कि जो किंग है उसकी पावर्स को लिमिटेड कर देना चाहिए। तो मिराबी जो था वो खुद भी एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन वो ये चाहता था कि जो किंग है और जो उसकी फैमिली है उसको अपने ऐशो आराम को त्याग देना चाहिए और आम आदमी की हेल्प करनी चाहिए। तो वर्साइल्स के बाहर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए, उन सभी ने मिलकर अपनी तरफ से आप कह सकते हैं एक पूरा प्रोटेस्ट किया। इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको अभी हम समझेंगे कि कैसे यहाँ से आगे पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया। नाउ अब जब लोगों ने लुई 16 के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको उसके राइट्स या जो उसके पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे उसको छीन लिया था, क्योंकि अब लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी, लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं था। तो लोगों ने बेस्टिले का जो जेल थी वहाँ पर एक बहुत बड़ी, जो एक तरह सिंबल थी इस बात का किंग की पावर का, डिस्पोटिक पावर्स का। डिस्पोटिक का मतलब होता है जो कि लिमिटेड अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उस जेल को लोगों ने वहाँ पे जाके तोड़ दिया और जो वहाँ पर कैदी थे उन सबको आज़ाद कर दिया। और ये एक तरह से सिंबलाइज़ किया गया कि अब किसी भी तरह का कोई भी राजा जो है वो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है और लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू ही अपनी लाइफ को जिएंगे। ठीक है, इसके आगे का हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।